So good afternoon. Today that is Tuesday, May 25th, 2021, and we are here again for another class of Human Resource Management for Bachelor of Business Administration 4th semester students. Right? Yes, in the last class that we had yesterday, we had completed machinery for the settlement of for dispute settlement machinery. Right? Now we will be starting with a new topic, which is trade union. Right? This PPT is being borrowed from the Excel books, VSP Rao. All right. Human Resource Management by VSP Rao, Excel books. Right. So let's start with it. अगर हम अब ट्रेड यूनियन की बात करें तो ट्रेड यूनियन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्कर्स की जॉइंट एक्शन के जरिए वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करती है लार्ज स्केल एंटरप्राइज की वजह से ट्रेड यूनियंस का जन्म हुआ जैसे हम देख चुके हैं और इसका मेन फंक्शन है वर्कर्स को लुक आफ्टर करना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। एक अब जब जब इंडस्ट्री का साइज बढ़ा तो नंबर ऑफ वर्कर्स भी बढ़े उसमें और ये वर्कर्स जो हैं वेजेस पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। ठीक है। इनका जरिया मौश यानी कि इनका जीने का सहारा सिर्फ एक इनकी वेजेस है, तो इनकी वेजेस इनको सही दी जाए, टाइम से दी जाए, कहीं कुछ जाए दी कुछ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वर्किंग कंडीशंस की बात आ गई, एक्सप्लॉयटेशन की बात आ गई, ओवर टाइम की बात आ गई। इन सारे इश्यूज पे मैनेजमेंट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स का करती थी, तो इस एक्सप्लॉयटेशन को हटाने के लिए ट्रेड यूनियंस पिक्चर में आती हैं। ठीक है। कलेक्टिव एक्शन के एब्सेंस में ये वर्किंग क्लास जो है वो वेजेस से सेटिस्फाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एम्प्लॉय से पूरी तरह से ये अच्छी तरह से अपनी वेजेस नेगोशिएट नहीं कर पाती थी इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है। तो फिर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल वर्कर के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। इस वजह से क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है, इस वजह से इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं रह पाती है। इस वजह से इंडिविजुअल्स के पास कोई बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। तो इस वजह से जॉइंट एक्शन की जरूरत थी, ताकि कम से कम वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर को मजबूत किया जा सके और उनको जायज वेजेस, फेयर वेजेस दिलाए जा सके, ताकि वो अपना जीवन यापन आसानी के साथ कम कर सकें। क्योंकि मजदूर के लिए जो उसकी दिहाड़ी होती है वही मेन चीज होती है। अगर उसको उसकी दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो वो अपना जीवन यापन बेचारा किस प्रकार से कर पाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है ट्रेड यूनियंस का जन्म होता है और ताकि अब वर्कर्स को ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें और ऑर्गेनाइज कर सकें, ताकि मैनेजमेंट को ये प्रेस कर सकें अपनी डिमांड मानने के लिए, और ना माने तो वो स्ट्राइक कर सकें। जब उनकी मांगे मैनेजमेंट ना पूरी कर सके तो वर्कर साथ मिलकर स्ट्राइक कर सकें, ताकि काम रुकने के डर से मैनेजमेंट दबाव में आए और वर्कर्स की बात सुने और वर्कर्स की बात माने। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन है वर्कर्स की, जो कलेक्टिवली एक्ट करती है वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए थ्रू कलेक्टिव एक्शन। ठीक है। ट्रेड यूनियन एक वर्कर्स की एसोसिएशन है जिसका काम है वर्कर्स कलेक्टिवली काम करना और वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। ठीक है। क्योंकि वर्कर्स इंडिविजुअल लेवल पे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेड यूनियन के थ्रू वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करके एक कलेक्टिव एक्शन के जरिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं। ठीक है। फर्दर हिस्ट्री की बात करते हैं। ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और ट्रेड यूनियन मूवमेंट इंडिया में जो शुरू हुआ, ट्रेड यूनियन किस प्रकार से बनी या कौन कौन सी ऐसी थी जो इनिशियल ट्रेड यूनियंस इंडिया में बनी, उनको भी जरा देखे लेते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेड यूनियन जो बनी थी उसका उनके बारे में जरा सा देख लेते हैं कि शुरुआत में भारत में कौन कौन सी ट्रेड यूनियंस पिक्चर में आई। आज की तारीख में तो बतेरी ट्रेड यूनियन है, लेकिन
ट्रेड यूनियन जब शुरू हुई तो ट्रेड यूनियन किस प्रकार से पिक्चर में आई, या शुरुआती ट्रेड यूनियन कौन कौन सी थी? सबसे पहली बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में फॉर्म हुई थी, ताकि ये गवर्नमेंट से फैक्ट्री लॉ को में अमेंडमेंट ला सके। ठीक है, फैक्ट्री लॉ में शुद्धिकरण कराने के लिए, फैक्ट्री लॉ में वर्कर्स के लिए कुछ प्रोविजंस ऐड कराने के लिए बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नाम से सबसे पहली यूनियन बनी थी सन 1890 में। ठीक है, लेकिन ये 1891 में जब फैक्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, उसके बाद ये यूनियन डिफंक्ट हो गई। मतलब इस यूनियन का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, तो इसने अपना काम करना बंद कर दिया। ये एक यूनियन एक बोगस यूनियन बन के रह गई। दूसरा है अमेलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा। ये 1897 में बनी थी एंग्लो इंडियन के द्वारा और डेमोसाइल्ड यूरोपियंस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, दूसरी जो यूनियन थी वो थी अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा, फॉर्म इन 1897, जिसको एंग्लो इंडियन ने और डोमिसाइल यूरोपियंस ने बनाया था, जो रेलवे में एम्प्लॉयड थे। इसका क्या काम था? इसका काम था, एक फ्रेंडली टाइप की एसोसिएशन थी वो। इसका काम था कि कुछ कंसेशंस हासिल करना रेलवे से। एक सेकंड, कुछ वो हो रहा है गड़बड़। ठीक है, एक सेकंड में इसको फिर से प्ले कर दो, कुछ देर। ठीक है, इसका क्या काम था? कुछ कंसेशन सिक्योर करना रेलवे से। किस प्रकार के कंसेशन? रेलवे से अपने लिए कुछ कंसेशन सिक्योर करना, और बस यही इसका एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब तीसरी, प्रिंटर्स यूनियंस स्टार्टेड इन कैलकाटा इन 1905। 1905 में प्रिंटर्स एसोसिएशन बनी कैलकाटा में। ठीक है, चौथी थी बॉम्बे पोस्टल यूनियन, ये बनी 1907 में। ठीक है, पांचवी थी कामगार 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 हितकारी सभा। ठीक है, ये बंबई में बनी है, 1910 में बनी। ठीक है, ये सोशल वर्कर्स ने बनाई थी, वर्कर्स ने नहीं बनाई थी, ये सोशल वर्कर्स थे कुछ, उन्होंने ये यूनियन बनाई थी, न किसी मिल के फैक्ट्री के या मिल के वर्कर्स ने। और इस ये जनरल वेलफेयर ऑफ लेबर इसका ऑब्जेक्टिव था, और जनरल वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए ही इसने काम किया। ठीक है, तो ये 5 अर्ली ट्रेड यूनियंस थी जो भारत में सबसे पहले बनी थी। ठीक है, तो ये ट्रेड यूनियन की एक छोटी सी हिस्ट्री है। ठीक है, इन सब नोट्स को लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, इन सारे नोट्स को आप बुक से सप्लीमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि क्लास में जितना पढ़ाया जा सकता है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको किताब कंसल्ट करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पीपीटी किताब का सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब ट्रेड यूनियन के फीचर्स की बात कर लेते हैं कि ट्रेड यूनियन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर होते हैं, या ट्रेड यूनियन का नेचर क्या होता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर्स या इंडिपेंडेंट वर्कर्स की एसोसिएशन होती है। एम्प्लॉयज की एसोसिएशन हो सकती है, एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन तो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन हो जाता है, वो एम्प्लॉयर्स यूनियन कहलाती है। या इंडिपेंडेंट वर्कर्स भी, मतलब अलग अलग फैक्ट्रीज के वर्कर भी मिलके एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, ये रिलेटिवली परमानेंट फॉर्मेशन ऑफ वर्कर होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ वर्कर ऐसा होता है जो परमानेंट होता है, यानी कि एक बार बन गया तो ये एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि आज बन गया और कल खत्म हो गया, एक बार बन गया तो ये एग्जिस्ट भी करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये सर्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। भाई देखिए, पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज पे चल रही है, इकोनॉमी पे। ठीक है, तो हर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो। तो ट्रेड यूनियन का भी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वर्कर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर आप प्रोटेक्टेड है तो बाकी इंटरेस्ट आपके ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इट एम्फेसाइजेस जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एक्शंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियन जो बनी है, इसका काम है जॉइंट
कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना। ज्वाइंट मतलब सब मिलजुल के, और कोऑर्डिनेटेड सब एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, सबके साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेट करते हुए एक्शन लेना, ताकि आपका एक्शन इतना पावरफुल हो कि आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्लेटफॉर्म पे आप मैनेजमेंट को ला सकें, और जिसमें मैनेजमेंट की अगर आप कुछ बातें माने तो कुछ बातें अपनी भी मनवा सके। क्योंकि अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होगी तो मैनेजमेंट अपनी आप पे थोपती जाएगी और आपकी कुछ नहीं सुनेगी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें, नेक्स्ट फीचर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है सिक्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेंबर्स। अपने मेंबर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, ये भी इसका एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेड यूनियन का। ठीक है, नेक्स्ट इंप्रूविंग द वर्किंग कंडीशन। जिन वर्किंग कंडीशन में आपके वर्कमैन काम कर रहे हैं उन वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना भी एक बहुत बड़ा फीचर है ट्रेड यूनियंस का। ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट इसीलिए करती हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो पॉइंट्स हम लोग कर रहे हैं ये फीचर्स के तहत नहीं, ये ऑब्जेक्टिव्स के तहत आते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेंबर, ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट है इंप्रूविंग द वर्किंग कंडीशन। जिस वर्किंग कंडीशन में आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो हेल्थ हजार्ड ना हो जिसमें। ठीक है, जितना हो सके वर्किंग कंडीशन का शुद्धिकरण करना चाहिए, और वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं वो इस तरह से काम करें कि उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाए और वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सके इन गुड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम यूनिलैटरल एक्ट्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के किसी भी प्रकार के शोषण से और किसी भी प्रकार के डिसिप्लिनरी एक्शन से जो गैर जरूरी हो रहा है उससे अपने वर्कर्स को बचाना भी ट्रेड यूनियन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि कई की बार मैनेजमेंट ये देख लेती है कि ये बंदा जो है ट्रेड यूनियन में एक्टिव है, तो इस पे कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेके इसको निकाल दो। जब ये निकल जाएगा तो ट्रेड यूनियन ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज का ध्यान रखें, और अगर मैनेजमेंट ऐसा कुछ कर रही है तो मैनेजमेंट को ऐसा कुछ ना करने दें। ठीक है, नेक्स्ट है फाइटिंग अगेंस्ट इन अप्रोप्रिएट पर्सनल पॉलिसीज। जो इन अप्रोप्रिएट पर्सनल पॉलिसीज है मैनेजमेंट की, ऐसी पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज ऐसी हैं जो इन अप्रोप्रिएट है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल्स के, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के हक में नहीं है। मैनेजमेंट की ऐसी पॉलिसीज, उन पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज उठाना और लड़ाई लड़ना, ये भी मैनेजमेंट का, ये भी ट्रेड यूनियन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स के वेलफेयर को प्रमोट करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ट्रेड यूनियन का। अगर वो अपने मेंबर्स के वेलफेयर को ही प्रमोट नहीं कर सकती तो ट्रेड यूनियन के होने या ना होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉयर इंप्रूविंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को एक मधुर रिलेशनशिप में रखे। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप एक स्वीट रिलेशनशिप में नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के लिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एम्प्लॉयज के लिए भी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एम्प्लॉयर के लिए भी। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक स्वीट और हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्मोनियस रिलेशनशिप के या एक अच्छे रिलेशनशिप की एब्सेंस में कम्युनिकेशन गैप भी होता है, और फजूल में एक दूसरे से लड़ने में लोग अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैरिंग आउट नेगोशिएशन विद मैनेजमेंट इन अ फेयर मैनर। मैनेजमेंट के साथ एक सही तरीके के साथ नेगोशिएट करना, ये भी ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि अगर आप पुरजोर तरीके से नेगोशिएट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको दबना पड़ेगा, और दूसरा अपनी ज्यादा मनवा लेगा, आपकी ना की बराबर मानेगा। तो नेगोशिएशन प्रॉपरली कैरी आउट होना चाहिए, ताकि जो भी नेगोशिएशन हो रहा है उस नेगोशिएशन को सुना जाए, समझा जाए, और उस नेगोशिएशन को ध्यान में रखते हुए ही कदम उठाया जाए। उस नेगोशिएशन में अपना पूरी तरह से पार्ट रखा जाए और अपनी बात मनवाई जाए मैनेजमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को सेफ गार्ड करना
बिकॉज यही इंटरेस्ट इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर की हेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगी, और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगी, वही चीज सबके हक में है। तो इस चीज को सेफगार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव्स थे ट्रेड यूनियन के। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन आप बुक से सप्लीमेंट कर लीजिएगा। ये इंट्राम्यूरल फंक्शंस है, एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, सोशल फंक्शंस हैं। ठीक है, ये 4 फंक्शंस हैं, इनको आप बुक से सप्लीमेंट कर लीजिएगा। इन फंक्शंस की मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ अलग अलग टाइप की यूनियंस पे। ठीक है, जैसे पहला है क्राफ्ट यूनियन। क्राफ्ट यूनियन एक ऐसी यूनियन होती है जिसकी लोग इस तरह का काम करते हैं जिसमें किसी स्पेशलाइज स्किल की जरूरत पड़ती है, और उस स्पेशलाइज स्किल को सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन एक ऐसा यूनियन है जिसमें काफी लोग जो कि सेम इंडस्ट्री में या सेम कंपनी में काम कर रहे हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इंडस्ट्रियल यूनियन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की भी हो सकती है और किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की भी हो सकती है। एक इंडस्ट्री में 4 अलग अलग कंपनी है, चारों के एम्प्लॉयज ने मिलकर एक यूनियन बना ली। ठीक है, या चारों कंपनीज की अलग अलग यूनियन है, ये कहलाती है इंडस्ट्रियल यूनियन। ठीक है, फिर आ जाते हैं जनरल यूनियन। जनरल यूनियन एक ऐसी यूनियन होती है जिसमें वर्कर्स, वैसे वर्कर्स होते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री या अलग अलग क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, जो अलग अलग सिटीज या अलग अलग रीजन में है। ठीक है, जनरल यूनियन वो हो गई जिसमें वो वर्कर्स मेंबर है जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या अलग अलग क्राफ्ट में है, और वो उनकी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी अलग अलग है, लेकिन उन्होंने एक कॉमन यूनियन बना रखी, ये कहलाती है जनरल यूनियन। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन ग्रुप ऑफ ऑटोनॉमस नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनियंस है। जो मान लीजिए नेशनल यूनियन, नेशनल लेवल पे 15 यूनियन एग्जिस्ट करती हैं, उन सब 15 यूनियन ने मिलके नेशनल लेवल पे एक फेडरेशन बना लिया। या इंटरनेशनल लेवल पे 50 यूनियन एग्जिस्ट करती हैं ट्रेड यूनियंस, उन 50 ट्रेड यूनियन ने मिलके एक इंटरनेशनल फेडरेशन बना लिया, ये कहलाता है फेडरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन है। इस तरह की इन इन तरहों की ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं, आपको देखने को मिल सकती हैं इन इन तरहों की ट्रेड यूनियंस। ठीक है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट एंड मेंबरशिप। ट्रेड यूनियन मूवमेंट की ग्रोथ कैसे हुई और ट्रेड यूनियन में लोग मेंबर्स किस प्रकार से बने। ठीक है, तो देखिए अभी हमने ये देखा कि हमने सबसे पहले तो ये समझा कि ट्रेड यूनियन होती क्या है, फिर हमने ये देखा कि ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री क्या थी, हमने देखा कि भारत में 1890 से ट्रेड यूनियंस बनना शुरू हुई, और 5 बेसिक अर्ली ट्रेड यूनियंस हमने देखी। फिर हम लोगों ने ट्रेड यूनियन के फीचर्स की बात की, ट्रेड यूनियन के अलग अलग फीचर्स की हमने बात की। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन समझा कि ट्रेड यूनियन किन ऑब्जेक्टिव्स के तहत बनाई जाती है, ट्रेड यूनियन के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से ऐसे काम है, वो कौन कौन से ऐसे बेसिक काम हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, और एक चीज हमने देखी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि साहब ट्रेड यूनियन जो भी बनती है वो बनती है एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्योंकि मैनेजमेंट ये चाहती है कि जितना फायदा हो उसमें से कम फायदा हम एम्प्लॉयज के साथ शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा फायदा हम अपने पास रख लें। तो मेनली ये लड़ाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट की ज्यादा होती है, और कुछ वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड भी चीजें होती हैं, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने में पैसा लगता है, और ऑर्गेनाइजेशन पैसा खर्च करने को फैक्ट्री लेवल पे तैयार कम होती हैं। अब तो खैर कायदे कानून भारत में इतने सख्त हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को उनको पालन करने के लिए, आप उन चीजों को पालन करने के लिए उन कायदे कानूनों को अपना को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इंडस्ट्री की वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस की हालत थोड़ी बेहतर हुई है, वरना पहले ये चीज बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। उसके बाद फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेड यूनियन, जिसमें हमने देखा साहब क्राफ्ट यूनियन क्या होती है, और फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होती है, फिर हमने देखा जनरल यूनियंस क्या होती हैं, फिर हमने देखा फेडरेशंस क्या होती हैं। ठीक है, कई प्रकार की फेडरेशंस एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम और डिटेल में
देखेंगे कई जैसे हमने कहा नेशनल लेवल फेडरेशन है, इंटरनेशनल लेवल फेडरेशन है, तो इस तरह की कई की फेडरेशन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन में अब तक हम लोगों ने यहाँ तक चीजें देखी। अब हम ट्रेड यूनियन में थोड़ा सा आगे चलेंगे।